हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो है वर्क एंड एनर्जी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो 9 से लेकर 15 तक हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो एक सर्टेन हाउस होल्ड है, वो कंज्यूम करता है 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। ड्यूरिंग अ मंथ की बात कर रहे हैं, तो हाउ मच एनर्जी इज दिस इन द जूल्स। तो आपको जूल्स में इसको निकालना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, इसमें एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ सर्टेन हाउस होल्ड। ठीक है, कितना था, कितना दे रखा है आपको, 250 यूनिट्स। ठीक है, 250 मतलब 250 का मतलब क्या होता है इसके अंदर, 250 यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब किलोवाट आवर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता है कि सिंस 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, हमने निकालना सीखा है हमने, दैट इज़ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होता है हमारा। ठीक है, तो हमें अगर देयरफॉर अगर हमें 250 किलोवाट आवर का हमें निकालना है, तो सिंपली हम इससे इनटू कर देंगे। तो इसका क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये है आपका 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसीलिए हमने किलोवाट आवर लगाया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 250 को इंटू कर दोगे 3.6 इंटू 10⁻6 से। ठीक है, जब आप इसको इंटू कर दोगे तो इन दोनों को सबसे पहले हम इंटू करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 900 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं 2 0 हटाऊंगी तो यहाँ से क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी। तो ये हो जाता है 9 इंटू 10 की पावर, दो 0 है तो 2 पावर बढ़ा दो, 8 हो जाएगा जूल्स। तो ये आपका निकल गया हमारा। ठीक है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना था। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितना होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। तो 250 किलोवाट आवर हमें निकालना हो तो इसको इससे इंटू कर दो। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी हमने निकालना सीखा है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये चीज़। 3.6 इंटू 10⁻6 की 1 किलोवाट आवर कितना होता है आपका जूल्स में। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको 9 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज राइज टू हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 40 kg है, जिसका मास क्या है 40 kg, एक राइज तक जाता है। ये ऑब्जेक्ट जाता है हाइट तक, कितनी हाइट है इसकी, 5 मीटर्स अबव द ग्राउंड से। ये आपका ग्राउंड है तो इससे ऊपर जाता है। व्हाट इज अ पोटेंशियल, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको एक तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अगर वो गिरना अलाउ करता है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स अ हाफ डाउन, उसका हाफ बताना है। देखो ये ग्राउंड से अबव है तो इसका हाफ यहाँ पे बैठ जाता है, तो ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको एम कितना गिवन है, 40 kg। ठीक है, आपको हाइट कितनी गिवन है, 5 मीटर, और हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड से अबव जा रहा है तो नीचे से क्या लग रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है आपका, आपको याद होना चाहिए, हमने ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ा था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका होता था 9.8, तो उसको राउंड ऑफ करके मैं लिखती हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर है। हम राउंड ऑफ करके 10 लेते हैं तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है हमारी। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालनी है अब सबसे पहले, तो हमारे पास मास भी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है और हाइट भी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच होता है। तो हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो हम निकाल लेते हैं। m कितना है 40 इंटू ग्रेविटी कितनी है 10 इंटू हाइट कितनी है 5, करोगे कितना आ जाएगा 2000 जूल्स आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारी निकल चुकी है। अब हम बात करते हैं आगे, अगर वो अलाउ करता है फॉल का तो उसकी काइनेटिक हमें बतानी है हाफ डाउन। ठीक है, हाफ डाउन हमें उसकी बतानी है। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हाइट अबव द ग्राउंड विल बी हाफ ऑफ 5 मीटर्स। अगर मैं हाइट की बात करती हूँ तो ये पूरी 5 थी,
अबव द ग्राउंड से पूरी 5 मीटर्स थी। तो अगर मैं हाफ की बात करूँगी तो मुझे 5 का हाफ करना होगा, तो 5/2 हो जाएगा हमारा। 5/2 हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो मुझे वही चीज़ इसके अंदर लिखनी होगी कि हम कैसे लिख पाएंगे, हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, हाइट अबव द ग्राउंड विल बी हाफ ऑफ 5 मीटर्स। ठीक है, तो 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर्स आपका निकल जाएगी हाइट। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी की हमें क्या करनी है, हाफ डाउन करनी है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं हाफ डाउन कर दूं तो m इंटू जी इंटू हाइट मुझे करनी होगी। तो ये हो जाता है आपका 40 इंटू 10 इंटू हाइट आपकी निकल जाती है 2.5, तो इसका आ जाता है 1000 जूल्स आ जाता है इसका। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है कि पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। ठीक है, ये किस पे, पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो गिरेगा तो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, तो वही चीज़ में हमने निकाला। जब हाफ ऑफ हमें निकालना है तो इसीलिए 1000 जूल्स निकल चुका है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी हाफ डाउन और काइनेटिक एनर्जी हाफ डाउन। अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी हाफ डाउन निकालना है। हमने पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल दिया हाफ डाउन, तो मैं यहाँ पे करके वो चीज़ यहाँ पे निकाल देती हूँ। देखो, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है दैट इज़ 2000। ये टोटल है और ये हाफ डाउन है कि जब वो गिरने लगी तो उसकी क्या हो गई, डिक्रीज होने लग गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का हो गया हाफ डाउन और ये चला जाएगा प्लस में काइनेटिक एनर्जी का हाफ डाउन, जो कि हमें निकालना है। तो टोटल एनर्जी का हमें पता है दैट इज़ 2000 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता है 1000 प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 1000। सिंपली आपका कितना निकल जाएगा, 1000 जूल्स निकल जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी एट हाफ डाउन इज इक्वल्स टू 1000 जूल्स। ठीक है, ये आपको इसके अंदर निकालना था। सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना है। हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाली जो पूरी टोटल यहाँ पर थी। ठीक है, जिस पे सबसे ज़्यादा हाई होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर हम जब वो गिरने लग गई, फॉल की बात की गई ना हमसे, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी, जो कि हाफ डाउन थी। इसके नीचे नीचे आते काइनेटिक एनर्जी होने लग गई जब ये गिरने लग गई, तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ डाउन और काइनेटिक एनर्जी का हाफ डाउन, इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल एनर्जी आपकी निकलेगी। ठीक है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का बताना था तो वो हमने निकाल दिया। इतना क्लियर हो चुका है। आई होप को 9th और 10th क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. अब हमें वर्क डन बताना है। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट। सैटेलाइट के ऊपर, सैटेलाइट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, कि वो सैटेलाइट क्या कर रही है, अर्थ के राउंड राउंड घूम रही है। सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट जो है वो क्या कर रही है, राउंड राउंड घूम रही है अर्थ की। ठीक है, क्या कर रही है, राउंड राउंड घूम रही है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कैसे लग रहा है, वो नीचे से लग रहा है, नीचे से लग रहा है। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे से लग रही है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरफ हो रहा है, वो उसके राउंड राउंड हो रहा है। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या कर रही है, राउंड राउंड उसके घूम रही है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ से लग रही है, वो नीचे से लग रही है। मतलब फोर्स कहीं और से लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी और तरफ हो रहा है। हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था कि इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कि फोर्स कहीं और से लग रहा है और वो उसके राउंड राउंड घूम रही है सैटेलाइट। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो आंसर में भी आपको यही चीज़ लिखनी है। तो हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही होंगी। ठीक है, मतलब जिस तरफ फोर्स लग रही है उसी तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो तब हम बोलते हैं वर्क डन। तो इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन क्या है, 0 है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ठीक है, तो अब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे वो मैं लिख देती हूँ।
When a satellite moves centripetal force around the Earth, then the direction of force of gravity is perpendicular to its displacement. Hence, the work done on the satellite by the Earth is zero. सिंपल करके आपको ये चीज़ इसके अंदर लिख देनी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। थिंक, डिस्कस विद द क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोल रखा है कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, उसकी क्या है, एब्सेंस है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट होती जा रही है। इसका क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती जा रही है, ठीक है, वो मोशन में है, ठीक है। तो हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि येस देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब कि उसका जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। ये क्या हो जाता है आपका, यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट, इसे आप बोलोगे, ठीक है, कि वो बिना किसी नेट फोर्स से क्या कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। विदाउट अ फोर्स के भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, येस। मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, आप आंसर देख सकते हैं, येस फॉर यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन जीरो है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का। तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है विदाउट एन ऑब्जेक्ट, विदाउट अ फोर्स के, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 13th क्वेश्चन क्या है हमारा। 13th क्वेश्चन है, अ पर्सन होल्डिंग अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स गेट टायर्ड, हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई द आंसर। देखो, हे का मतलब क्या होता है, सूखी घास होती है। एक पर्सन ने सूखी घास अपने सर पे ले रखी है फॉर 30 मिनट्स के लिए, और वो 30 मिनट्स में थक चुका है बिल्कुल। लेकिन इसमें ये नहीं बोला गया है कि वो चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट इसमें जब बोला ही नहीं गया है, तो हम बोलेंगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, ना ही कोई फोर्स लग रहा है, उसने खाली बंडल ही तो पकड़ रखा है, नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, इसीलिए वर्क डन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप आंसर कैसे लिखोगे वो मैं लिख देती हूँ। When a person hold a bundle of hay over his head, then there is a no displacement in the bundle of hay. तो उसमें क्या हो रहा है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बंडल, द पर्सन इज नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन इट, तो वर्क डन क्या हो जाता है, उसका जीरो हो जाता है। ना तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है, ना किसी चीज़ की बात, वो सिर्फ खड़ा है 30 मिनट्स के लिए, टायर्ड हो रहा है, खड़ा है सिर्फ, ठीक है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से वर्क डन जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। अब हम 14th और 15th क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 15,000 वोल्ट, किलो वोल्ट होना चाहिए यहाँ पे, तो किलो वोल्ट में अगर हम चेंज करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, दोनों ज़ीरो कर दोगे तो किलो वाट 1.5 किलो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच एनर्जी डज इट्स यूज़ इन 10 आवर्स, 10 घंटे में उसने कितनी एनर्जी यूज़ कर ली, एनर्जी कंज्यूम्ड कर ली बाय द हीटर इन 10 आवर्स, वो आपको इसके अंदर बताना है। सबसे पहले हम पावर ऑफ द हीटर की हम बात करेंगे, तो पावर ऑफ हीटर कितनी रखी है, 1500 वोल्ट, तो ये हो जाएगी 1.5 किलो वोल्ट, ठीक है। इसमें टाइम टेकन कितना बोल रखा है, टाइम टेकन ये आपको दे रखा है 10 आवर्स, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बताना है, एनर्जी बतानी है। तो पावर का हमें फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में चला जाएगा टाइम टेकन, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड हमें नहीं पता है, टाइम टेकन हमें पता है, और पावर हमें पता है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड, ये हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनटू में चला जाएगा तो पावर इनटू टाइम टेकन, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू पावर कितना है 1.5 इनटू टाइम टेकन कितना है 10, इंटू कर दो तो ये आ जाएगा 15 किलो वोल्ट आवर,
ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हीटर इन 10 आवर्स इज 15 किलोवाट आवर। ऐसे करके आप इसमें पूरा सेंटेंस लिख दोगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occurs। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को डिस्कस करना है जब जब एनर्जी चेंज होगी। विच ऑकर्स when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate। why does the bob to one side and allow to oscillate? why does the bob eventually come to the rest? what happens to the energy eventually? is it violates the law of conservation of energy? एक तो हमें ये बताओ, इसके अंदर इस क्वेश्चन ने पूछा है कि वाई डज द बॉब टू द वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑक्सीलरेट। ठीक है, और जब वो रेस्ट पे आ जाता है तब हमें बताना है कि क्या होता है और उसकी एनर्जीज़ को क्या होता है, क्या वो सेम रहती है एनर्जी। ठीक है, और हमें बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रेक तो नहीं हो रहा है। वॉल्यूशन का मतलब कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रेक तो नहीं हो रहा है, ये भी हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पेंडुलम बना लेती हूँ। ठीक है, मैं एक पेंडुलम बना रही हूँ, ये बॉब हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये कभी इस तरफ चलता है और ये कभी इस तरफ चलता है। तो मैं बोलती हूँ ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, और इसको बोल देती हूँ बी पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम स्टार्ट करेंगे एट पॉइंट बी से। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एट पॉइंट बी। ठीक है, अब बी से देखते हैं क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हमारी जो है एनर्जीज चेंज हो रही है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, तो जब वो यहाँ पे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी। जब वो ऊपर जाएगी तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है mgh। तो ये ऊपर यहाँ पे क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। जब वो नीचे नीचे आने लग जाती है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी हाई है और काइनेटिक एनर्जी इस समय 0 है। तो पॉइंट बी के पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हाई है और पोटेंशियल एनर्जी हमारी हाई है और काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी इस समय 0 है। ठीक है, अब हम पॉइंट बात करते हैं बी से। जब वो पी पे आता है, बी से जब वो पी पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना स्टार्ट कर जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट एट बी टू पी तक क्या होगा हमारे साथ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो बढ़नी लग जाएगी जैसे जैसे वो मोशन में हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं एट पॉइंट पी। अब इसमें रेस्ट का भी तो पूछा गया है, कम टू द रेस्ट। इस पर क्या होता है, एट पॉइंट पी पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही हमारा पोटेंशियल पे रहे था, लेकिन जब वो रेस्ट पे आने लग जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जब वो यहाँ पर थी तो वो गिनना गिनना डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ पे आकर क्या हो गई, 0 हो गई। बढ़ेगी कम थोड़ी ना, तो यहाँ पे आते आते क्या हो गई, वो डिक्रीज ना होके 0 हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये लिखना होगा एट पॉइंट पी क्या हो रहा है, पॉइंट पी पे काइनेटिक एनर्जी जो हो रही है वो बढ़ गई और पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, वो हो गई 0। यहाँ से यहाँ तक की हमने बात करी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, गिरते 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 जैसे जैसे मोशन में आती है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब वो रेस्ट पे आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉइंट पी से लेकर ए तक, एट पॉइंट पी टू ए। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अब आप ये देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाई थी। अब जैसे जैसे वो पी से ए तक जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लो होती चली जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे बी पे क्या था, जैसे जैसे वो यहाँ पे गई
तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई, जैसे जैसे गिरी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने लग गई। ऐसे ही जब वो ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जब वो गिरेगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ आपको, ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर है ना, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे साथ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब आपको इमोशन पूरा क्लियर हो गया कि कैसे कैसे हो रहा है इसके अंदर। रेस्ट का भी हमने बात कर लिया और मोशन का भी बात कर लिया, एक साइड से दूसरी साइड जैसे जैसे वो ऑक्सीलेट हो रही है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब वो रेस्ट पे जब वो आ जाती है, अब रेस्ट की बात करते हैं, जब वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ऐसे ऐसे घूमते 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 एक बार रेस्ट पर आ जाएगी। अब तो मैंने यहाँ पे ऐसे बात करी कि पॉइंट्स की बात करी हमने। अब जब पूरे दिन चलते 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 वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल रेस्ट पर आ जाएगी। बिल्कुल जब रेस्ट पे आ जाएगी तो क्या होगा, कि क्यों आएगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से आएगी। अब हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में कि हमने एक पेपर छोड़ा, ठीक है, हमने एक पेपर को छोड़ा तो वो लहराता 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 गया नीचे। ठीक है, लहराता लहराता क्या गया, नीचे गया। ठीक है, तो उसके बीच में क्या लगी, एयर लगी। चाहता तो वो बिल्कुल सीधा भी चले जाता है, लेकिन हवा लगी तो वो ऐसे लहराता लहराता गया एयर रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है हमारे साथ, इसमें भी बिल्कुल सेम हो रहा है कि वो रेस्ट पर क्यों आ जाएगी, एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही आ जाएगी। ठीक है, और इसमें हमें क्या पूछा गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ब्रेक तो नहीं हो रही है। वो ब्रेक क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था क्या, सिंपल सी बात है कि एनर्जी ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। तो ये चीज़ इसके अंदर हमें नहीं क्लियर हो गया कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई, कोई एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं हुई है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, ना ही कोई क्रिएट हुई है आगे। वो क्या हो रही है, एक से दूसरे में चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो यही दोनों चीज़ आपको इसके अंदर बतानी थी। मैं दोनों चीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप कैसे आंसर लिखोगे। तो आप देख सकते हैं, द बॉब इवेंचुअली कम टू द रेस्ट ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो आ जाता है रेस्ट पर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, नॉट लिखना भूल गई थी, नॉट वायलेटेड बिकॉज द एनर्जी चेंज इट्स फॉर्म एंड इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड। वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है, वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं। ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा 16 से लेकर 21 तक क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ये वाली वीडियो होती है, पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके मैं पेपर्स की क्लिप फ़ोटोज़ क्लिक करके मैं किस पे डाल दूँगी, टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।